नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहान तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। पहली खबर फ्रांस से और बहुत अहम खबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रांस में ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले कई जगह रेल की पटरियां उड़ा दी गई हैं, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, सिलसिलेवार तरीके से हमला हुआ। तो क्या यह हमला आईएसआईएस ने कराया? क्या यह हमला ईरान ने कराया? सीधे पेरिस से बहुत बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर विजय दिवस से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंचे थे, वहां से उन्होंने रणनीतिक और कूटनीतिक 2 विस्फोट किए। भारत के उन विस्फोटों से इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की कुर्सी कैसे हिल गई, आतंकियों की नींद कैसे उड़ी, पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में। तीसरी खबर राहुल गांधी को अलॉट नए बंगले से जुड़ी है। लटियंस में सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 राहुल गांधी का नया पता है। हम आपको थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के नए बंगले में लेकर चलेंगे ताकि आप समझ पाएं कि लोकसभा नेता विपक्ष का बंगला कितना आलीशान है। चौथी खबर हरिद्वार से आई है। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट विवाद थमा भी नहीं था कि हरिद्वार में मस्जिद के ऊपर पर्दा ढकने से सियासी हंगामा मच गया। कांवर रूट पर यह फरमान किसने दिया? और पांचवी खबर यूपी बीजेपी के अंदर नतीजों के बाद से बचे सियासी घमासान से जुड़ी है। योगी वर्सेस केशव की पंचायत दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। इनसाइड रिपोर्ट बस थोड़ी देर में। तो आज फिक्र में सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं जो फ्रांस से आई है और उस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्या पेरिस में कुछ बड़ा होने वाला है? आप कहेंगे ये कैसा अटपटा सवाल है। फ्रांस में ओलंपिक की शुरुआत बस 2 घंटे बाद होने वाली है। रात 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी और यही इस समय की सबसे बड़ी घटना है। लेकिन जरा ठहरिए और थोड़ा ध्यान कीजिए। कल हमने इसी शो में क्या कहा था? फ्रांस तुमसे ना हो पाएगा, और आज देखिए वो बात सच साबित हो रही है। ओलंपिक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही पेरिस के रेलवे सिस्टम पर सुनियोजित तरीके से हमले हुए और इन हमलों के कारण कई ट्रेनें पटरी पर ही खड़ी हो गई हैं। पूरे रेलवे सिस्टम को लकवा मार चुका है। असल में पेरिस के समय के मुताबिक सुबह 5:15 पर फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को टारगेट किया गया। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आगजनी की शुरुआत पश्चिम, उत्तर और पूर्वी पेरिस में चलने वाली टीजीवी रेलवे लाइन पर 3 जगहों से हुई। आगजनी के बाद टीजीवी ट्रेनों को दूसरी लाइनों पर डायवर्ट करना पड़ा। हमले के कारण कई ट्रेनें 2 घंटे देरी से चली। पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बीती रात को भी अटलांटिक, उत्तर और पूर्वी हाई स्पीड रेलवे लाइनों में तोड़फोड़ की गई थी। फ्रांस की सरकारी रेल कंपनी एसएनसीएफ ने जानकारी दी है कि इन हमलों के कारण पूरे फ्रांस में 8 लाख रेल यात्री प्रभावित हुए हैं। ये सभी यात्री अलग अलग स्टेशनों पर फंस गए हैं। ऐसी भी जानकारी है कि फ्रांस में रेल सेवा अगले 7 दिनों तक प्रभावित रह सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान पेरिस शहर पूरे देश से कट जाए। हमारे पास सेंट पेलेरिन कोटलैंड में एक रेलवे लाइन के पास जले हुए तारों की कुछ तस्वीरें आई और इन्हें देखने से भी लगता है कि अटैक सोच समझकर किया गया था। यह जगह पेरिस से 158 किलोमीटर दूर है। हम आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि पेरिस जाने वाली कौन कौन सी रेलवे लाइनों को निशाना बनाया गया और ये मैप आपके सामने है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये आप देख सकते हैं ओलंपिक गेम्स जहां पर हो रहे हैं बीच में, और वहां से पेरिस से 166 किलोमीटर दूर आप देखिए क्रॉइसेल्स में एक जगह है, यहां आगजनी की गई। पेरिस से 325 किलोमीटर दूर पैग्ने सोमरसेल में आगजनी की गई। पेरिस से 158 किलोमीटर दूर आप देखिए, हमने वो दिखाया आपको 166 किलोमीटर, 300, अब देखिएगा 158 किलोमीटर दूर ये जो हम दिखा रहे हैं आपको कोटलैंड में रेलवे लाइन के पास तारे जला दी गई। आप मैप में एक और जगह देखिए और वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर वर्गिग्नी, इस शहर को भी आप देख सकते हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से हमला टल गया। आप देखिए जहां पर बीच में होना है पेरिस, जहां पर ओलंपिक गेम्स होने और उसके आसपास देखिए कैसे चारों तरफ एक सुनियोजित तरीके से अटैक किया गया और एक जगह अटैक टाल दिया गया। इतनी जगहों पर एक साथ हुए हमले बताते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है, बाकायदा प्लान बनाकर अटैक किए गए हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फ्रांस में किसी उपद्रवी समूह का काम है? क्या ये किसी आतंकवादी संगठन की साजिश है? क्या इन हमलों के तार पेरिस ओलंपिक से जुड़े हैं? हम इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले फ्रांस में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं
उसके दौरान आई इस नई मुसीबत का छोटा सा ट्रेलर देखिए। et seront réaffichés au fur et à mesure de leur circulation. Bien évidemment, cette attaque n'est pas une coïncidence. Cette attaque est une volonté de déstabilisation de la France au moment où vont être lancés les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc notre consigne à tous les voyageurs qui devaient prendre un TGV aujourd'hui, c'est de ne pas se rendre en gare et d'attendre en Île-de-France les consignes qui vont leur arriver par SMS. En tout cas, ça va perturber cette journée et probablement aussi un petit peu ce week-end. Oui. Faut pas se leurrer. À ce stade de l'analyse, je comprends que c'est probablement un ou des actes. I'm very upset actually. I took a day off from my work for this and now I just have to wait. Et moi j'ai un billet de retour pour le 31. Je ne sais pas si je vais y aller. Donc voilà, je suis bien embêté comme tellement de gens qui partent en vacances. Moi c'est un petit séjour. और फ्रांस के रेलवे सिस्टम पर अटैक की जिम्मेदारी अब तक किसी समूह ने नहीं ली है, लेकिन फ्रांस के पीएम गैब्रियल अटैल ने इसे वेल प्लान्ड अटैक कहा है। फ्रांस की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अभी हर सिरे को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पूरे विश्व की फिक्र इसलिए बढ़ी है क्योंकि इस समय पेरिस में 206 देशों से आए 10,500 एथलीट जुटे हैं और इस दौरान कुल 329 इवेंट्स होंगे जिन्हें देखने के लिए यहां दुनिया भर से खेल प्रेमी आएंगे। और रेलवे नेटवर्क पर हुए हमलों के बाद अब सभी की सुरक्षा दांव पर है। इस बीच इजरायल से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। इजरायल के विदेश मंत्री का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने पेरिस में मौजूद इजरायली खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजरायल की ओर से जानकारी दी गई है कि उसे पेरिस ओलंपिक में आतंकी हमले के इनपुट्स मिले हैं। इजरायल के 15 एथलीट्स को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। इजरायली खिलाड़ियों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने पेरिस में मौजूद अपने सभी खिलाड़ियों को अलर्ट जारी किया है। इजरायल के पास ऐसी सूचना है कि ईरान समर्थित गुट और आईएसआईएस खुरासान पेरिस में टेरर अटैक कर सकते हैं। इजरायल के इन आरोपों में दम दिखता है क्योंकि न्यूज वीक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने पेरिस ओलंपिक खेलों में बड़ा स्कोर करने की धमकी दी है। यहां बड़ा स्कोर का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। फिक्र का लेंस कहता है कि आईएसआईएस की धमकियों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। ओलंपिक का इतिहास भी कहता है कि खतरों से सतर्क रहना होगा। ओलंपिक खेलों में शुरुआत से लेकर अब तक 3 बड़े हमले हो चुके हैं। पहला हमला वर्ष 1900 में पेरिस में ही हुआ था। इस हमले में कुछ अराजक तत्वों ने भीड़ पर एक बम फेंक दिया था। कई लोग घायल हो गए थे। दूसरा हमला वर्ष 1972 में म्यूनिख में हुआ था। फिलिस्तीन के एक आतंकी समूह ने इजरायल के 11 खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बंधक बना लिया था। बाद में इन इजरायली लोगों को आतंकियों ने मार दिया था। मुठभेड़ में 5 आतंकी और एक पुलिसकर्मी मारे गए थे। तीसरा हमला 1996 में अटलांटा ओलंपिक के दौरान हुआ था। यहाँ पाइप बॉम्ब से हमला किया गया था जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। 111 लोग घायल हुए थे। एक अमेरिकी नागरिक हमले का दोषी था। अब बात प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने आज करगिल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बटन दबाकर और शब्दों को लॉन्च करके 2 विस्फोट किए। पीएम मोदी ने विस्फोट भले ही सांकेतिक किए, लेकिन इसका कंपन इस्लामाबाद से बीजिंग तक महसूस किया गया। पहले विस्फोट से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी हिल गई, तो दूसरे विस्फोट से चालबाज चीन के खिलाफ चट्टान वाली चोट हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला विस्फोट करगिल वॉर मेमोरियल से किया। पाकिस्तान को आतंकवाद पर सीधा और कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे विस्फोट का टारगेट चीन पर किया। पीएम ने वर्चुअली लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग परियोजना का शुभारंभ किया और इस परियोजना के पूरा होने से लेह लद्दाख का साल के 12 महीने देश के साथ संपर्क बना रहेगा। रणनीतिक दृष्टि के लिहाज से सेना की आवाजाही पहले से तेज होगी, जिससे चीन की चालबाजियों पर अंकुश लगेगा।
पहले बात उस विस्फोट की करते हैं जो पाकिस्तान की पिटाई के 25 वर्ष पूरा होने पर यानी करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हुआ। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ 20 मिनट का संबोधन दिया। ये संबोधन भारतीय वीरों के पराक्रम की कहानियां सुना रही करगिल की पहाड़ियों के बीच हुआ। संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकियों को सीधी चेतावनी दी। यह भी संभव है कि 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बैठे आतंकी उनके भाषण को रिवाइंड करके सुन रहे हैं। पीएम मोदी के शब्दों वाले विस्फोट से आतंकियों को हार्ट अटैक जैसी बेचैनी हो रही होगी। पीएम मोदी ने जैसे ही विस्फोट वाला बटन दबाया तो आतंकियों के साथ इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी कूटनीतिक कंपन महसूस हुए होंगे। 20 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर जुबानी स्ट्राइक की। चुन चुनकर पाकिस्तान को उसकी हरकतों पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इससे सीधा संदेश क्या दिया यह भी समझिए। मतलब यह कि पीएम ने पाकिस्तान को करगिल विजय की याद दिलाई और यह बताने की कोशिश की कि क्या वो भूल गया है कि करगिल की चोटियों पर भारत के जवानों ने पाकिस्तान को हराया था, एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा था। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर के सहारे चल रहा है। सीधा संदेश कश्मीर को लेकर है और यह है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। इसी तरह पीएम मोदी ने कहा कि जहां से वो बोल रहे हैं आतंक के आका आवाज सीधे सुन रहे हैं। ये संदेश उन आतंकियों के लिए था जो शहबाज शरीफ की शह में बैठकर भारत के खिलाफ प्रपंच करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को पनाह देने वाले सावधान हो जाएं, आगे और भी बड़ी कार्रवाई होगी। पीएम ने यह भी कहा कि दुश्मनों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और इसका सीधा संदेश यह है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है, था और रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि करगिल में सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। इसका सीधा संदेश है भारत अपनी जमीन के लिए दुश्मनों को मिटाना जानता है। अब आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे करगिल विजय दिवस पर जुबानी विस्फोटों से पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है। आप जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा है। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। तो आज करगिल में पीएम मोदी के टारगेट पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था, बल्कि उन्होंने रणनीति के साथ साथ सेना से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की। आपको पीएम मोदी के करगिल वाले विजय संबोधन के 6 कीवर्ड्स बताते हैं। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लेकर क्या कुछ कहा उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने आपको बताया। इसके अलावा आतंकवाद पर भी पीएम ने आक्रामक तेवर दिखाए। पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। अग्निपथ योजना से यह सब हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अग्निपथ स्कीम को राजनीति का विषय बना दिया है। पीएम मोदी ने डिफेंस प्रोडक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि डिफेंस में रिसर्च बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। इसका परिणाम है कि डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सेना में रिफॉर्म की बात करते हुए कहा कि सेना की कार्यशैली और व्यवस्था में भी आधुनिक होना चाहिए ये, और इसीलिए 1.5 दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस करता रहा है।
लद्दाख को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे लद्दाख को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। जब बात विकास की हो रही है तो अब आपको आज की वो विस्फोटक तस्वीर दिखाते हैं जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस विस्फोट की तरंगे आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंची होंगी, क्योंकि जिस टनल के लिए पीएम ने यह विस्फोट किया है वो लद्दाख तक जाती है और चीन कभी नहीं चाहता कि लद्दाख में भारत कोई भी हाईटेक प्रयास करे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। पीएम मोदी ने आज वर्चुअल विस्फोट से जिस सुरंग की आधारशिला रखी उसका नाम है शिंकुन ला सुरंग। ये लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सुरंग है। आपको इस सुरंग का संपूर्ण परिचय कराते हैं। जैसा कि हमने आपको नाम बताया, ये शिंकुन ला टनल है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। ये 15,590 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। ये सुरंग पदुम दारचा रोड पर बन रही है। बीआरओ अगले 3 साल में से तैयार कर लेगा। इसको बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये सुरंग हिमाचल की लाहौल घाटी से लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा यह भी आपको बताते हैं। इस सुरंग से 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी बच जाएगी। यात्रा का समय लगभग 7 घंटे कम हो जाएगा। ये दूरी और ये मिनट आपको कम लग रहा होगा, लेकिन सोचिए 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऊंची चोटियां हैं जहां से सैनिकों और सैन्य हथियारों को भेजना होता है, जहां से जंग की स्थिति में तुरंत हर समय मदद पहुंचानी होती है। ऐसे हालात में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। इस सुरंग की और भी विशेषता आपको बता दें। शिंकुन ला ट्विन ट्यूब डबल लेन टनल है। हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेज होंगे। टनल बन जाने के बाद साल भर आवाजाही संभव हो सकेगी। अब तक साल के 4-5 महीने बर्फ की वजह से बाधा होती है। सुरंग पर तोप और मिसाइल का भी असर नहीं होगा। यह सुरंग सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगी। यानी इतनी सारी सुविधाएं इसमें। पाकिस्तान ने 25 वर्ष पहले करगिल में जो नापाक कृत्य किया, अब दोबारा ऐसा करने की वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इन 25 वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के खिलाफ अपनी सीमाओं को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक की मदद से सुरक्षित किया है। एक वक्त वो भी था जब करगिल युद्ध के समय भारत ने ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मन का पता लगाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और बॉम्ब देने से मना कर दिया था। हालांकि इजराइल ने गाइडेड एम्यूनिशन और ड्रोन समेत अन्य मिलिट्री उपकरण देकर भारतीय सेना की मदद की थी। सोचिए समय का चक्र कितनी तेजी से घूमता है। 25 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर खुद को इतना मजबूत किया है कि आज उसी अमेरिका के एक सांसद मार्को रूबियो ने संसद में एक बिल पेश किया। बिल के जरिए भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नेटो सहयोगियों के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग की है। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। 25 वर्षों के बदलाव की इस कहानी में एक सीख छिपी है। हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है और जब बदलता है तो दुनिया को अपने प्रति बदलने पर मजबूर कर देता है। फिक्र आपकी में अब बात लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को मिलने वाले नए बंगले की। जिस बंगले की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये राहुल गांधी का नया पता हो सकता है। 5 सुनहरी बाग रोड। आज दिन में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ इस बंगले को देखने के लिए पहुंचे। अगर राहुल गांधी इस नए पते के लिए राजी हो गए तो उनका नया आवास यही हो सकता है। अभी वो फिलहाल अपनी मां के साथ दिल्ली के 10 जनपथ रोड पर रह रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही बहुमत ना मिल पाया हो, लेकिन एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है और उन्हें संसद में नेता विपक्ष का पद दिया गया है। जब उन्हें शक्तियां एक कैबिनेट मंत्री के स्तर की दी गई हैं, अब तो बंगला भी उसी स्तर का ऑफर किया गया है। अब राहुल गांधी को ऑफर किए गए बंगले के अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए। यहां एक काफी बड़ा बेडरूम आप देख सकते हैं। लिविंग रूम में बड़ा सोफा सेट रखा हुआ है।
ये बंगला काफी बड़ा और हवादार है और बंगले के बाहर बहुत बड़ा लॉन भी है। अब इस बंगले की खासियत के बारे में जान लेते हैं। राहुल गांधी को ऑफर किया गया बंगला टाइप 8 कैटेगरी का है। ये 3 एकड़ में फैला है। इसमें 5 बेडरूम है, 1 हॉल है, एक बड़ा डाइनिंग रूम है, एक स्टडी रूम है, एक मीटिंग रूम है और एक स्टाफ क्वार्टर है। ये बंगला कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आवंटित किया जाता है। अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर टाइप 8 बंगले में रहने वाले लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। टाइप 8 में रहने वालों को हर साल 4000 लीटर पानी मिलता है। इसके अलावा 50,000 यूनिट तक फ्री में बिजली मिलती है। अगर बिजली और पानी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है तो उसे अगले साल एडजस्ट कर दिया जाता है। साथ ही हर 3 महीने में मुफ्त में बंगले के पर्दों की धुलाई की जाती है। खुद बंगला देखने से पहले आज राहुल गांधी अपने ऊपर किए गए मानहानि के केस की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर गए थे। तब उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी बहन प्रियंका गांधी बंगले को देखने के लिए पहुंची थी। जब राहुल गांधी एक बार फिर सांसद बने हैं रायबरेली से, वायनाड उन्होंने छोड़ दिया है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं, तो उनको ये एक बड़ा बंगला 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली 00001 ऑफर किया गया है। प्रियंका गांधी इस बंगले को देखने आई थी, उन्होंने पूरा मुआयना किया है। अभी इंतजार है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार इसको स्वीकार करता है इस ऑफर को या नहीं करता है, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी को कई बंगले दिखाए गए थे, उन्होंने बंगला स्वीकार नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि ये अभी रिनोवेट होगा। अगर राहुल गांधी हामी भरते हैं इसको लेने के लिए, तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बंगले को ऑफर किया गया है। फिर ये रिनोवेट होगा। राहुल गांधी का नया पता 5 सुनहरी बाग रोड हो सकता है, ऑफर कर दिया गया है। प्रियंका गांधी इसको देख चुकी हैं, राहुल गांधी का स्टाफ भी इसको देखने आ चुका है 2 से 3 बार। ऐसे में दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पड़ोसी होंगे वो, और राहुल गांधी का नया पता होगा 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली। तो जब भी कोई घर लेता है तो वो घर के साथ ये भी देखता है कि आसपास कैसा माहौल है, घर के पास की लोकेशन कैसी है, घर के पास रहने वाले पड़ोसी कैसे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि किसी भी घर में रहने वाले लोगों के पड़ोसी उनकी रेंज में होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी की रेंज में कई शक्तिशाली लोगों के बंगले हैं। अगर राहुल गांधी 5 सुनहरी बाग रोड का बंगला लेने के लिए तैयार हो गए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ राहुल गांधी के नए पड़ोसी हो सकते हैं। इसके अलावा करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बंगला है और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बंगला है। अब आपको जल्दी से नेताओं को आवंटित होने वाले बंगले के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। लोकसभा पूल में कुल 517 आवास हैं, जिनमें टाइप 8 बंगलों से लेकर छोटे फ्लैट और हॉस्टल भी। इनमें 159 बंगले, 37 ट्विन फ्लैट, 193 सिंगल फ्लैट, 96 बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट और 32 सिंगुलर रेगुलर आवास हैं। केंद्रीय मंत्रियों को टाइप 8 का आवास मिलता है, जो सबसे बड़ी श्रेणी में आता है। टाइप 7 बंगला राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, कम से कम 5 बार सांसद रहे व्यक्तियों को आवंटित होता है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए पहली और दूसरी बार चुने गए सांसदों को टाइप 5 और टाइप 6 वाले आवास आवंटित किए जाते हैं। बंगला अलॉट करने से संबंधित सभी फैसले लोकसभा हाउस कमेटी लेती है और ये उपलब्धता और आवेदनों के आधार पर अलॉट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कांवर रूट पर शुरू हुए एक नए कलेश की। अब तक यूपी में कांवर रूट पर नेम प्लेट वाला विवाद ट्रेंड कर रहा था। आज हरिद्वार प्रशासन ने कांवर रूट में मस्जिदों को ढकने का आदेश देकर एक नया विवाद शुरू कर दिया। दोनों खबरों को विस्तार से समझेंगे। शुरुआत इस वक्त की नई तस्वीर से करते हैं। कांवर यात्रा रूट के ढाबों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाले विवाद पर अभी पूरी तरह से ब्रेक भी नहीं लगा था कि आज हरिद्वार में प्रशासन के एक और फैसले से विवाद हो गया। इस बार कांवर रूट पर पड़ने वाले मस्जिद और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर में मज़ार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगाया गया, जिससे पूरी मज़ार ढक गई।
तिरपाल से ढकने वाले इस आदेश की जानकारी न मजार के मौलाना को दी गई और न ही मस्जिद के मौलाना को। हालांकि थोड़ी ही देर बाद खबर तेजी से वायरल हुई और विवाद बढ़ गया। स्थानीय लोग प्रशासन के आदेश पर भड़क गए। मस्जिदों पर पर्दा डालने से विवाद बढ़ा तो थोड़ी देर के बाद ही पर्दे को हटा भी लिया गया। अब ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ पर्दे से ढकी मस्जिद और मजार है तो दूसरी तरफ इसे हटाते हुए विजुअल्स हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कांवड़ यात्रा व्यवस्थित रूप से चले, इसलिए मस्जिद और मजारों को ढका गया। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई उत्तेजना ना हो और कोई भड़के नहीं, इसका ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि जब कोई निर्माण कार्य होता है तब भी ढक दिया जाता है। देखते हैं इसका क्या फीडबैक मिलता है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है आपको? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। सही तो है नहीं, अब सही तो है नहीं ना, तो दुनिया का सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ। आज तो थोड़ी आ रही कांवड़, हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। मुसलमान और सिख हमारे भाई जो हैं, अगर वो मिलकर उन यात्रियों की सेवा करते हैं तो ये देश की गंगा जमनी तहजीब का सम्मान है और भोलेनाथ की संस्कृति का सम्मान भी है। जो मुख्यमंत्री उसका अपमान करे, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। मस्जिद को पर्दे से ढको, ये कैसा फरमान? प्रशासन ने पर्दा तो हटा दिया, सरकार भी सफाई दे रही है, लेकिन सवाल तो अब भी यही है कि यह पर्दा क्यों लगाया गया था? अगर किसी स्थिति में पर्दा लगा तो हटाया क्यों गया? आखिर यह फरमान किसने और किसके कहने पर जारी किया? वैसे हरिद्वार में मस्जिदों का ढका जाना तो कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद का एक्सटेंशन है, लेकिन पहले से जारी नेम प्लेट विवाद पर भी आज चर्चा जारी रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है। नेम प्लेट लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। यूपी सरकार ने कहा कि उसका इरादा कांवड़ यात्रा को शांति के साथ सही तरीके से पूरा करवाना है। यूपी सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि दुकानों के नामों की वजह से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया था। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि कांवड़ यात्रियों की दुकान को लेकर की गई शिकायतों के बाद ये आदेश जारी किए गए। कोर्ट को बताया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने को लेकर गलतफहमी पहले भी तनाव और झगड़े की वजह बनती रही है। इन निर्देशों के पीछे मकसद ये था कि कांवड़ियों को ये पता चल सके कि वो कौन सा भोजन ले रहे हैं, ताकि भूल से भी उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी झगड़े की वजह बन सकता है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने का यह निर्देश सभी धर्म के लोगों के लिए है, किसी एक खास मजहब के लिए नहीं। सरकार के ये निर्देश किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में अपनी दलीलों के समर्थन में कांवड़ रूट की कुछ खाने पीने की दुकानों की तस्वीरें पेश की थी। राजस्थानी खालसा ढाबे के मालिक का नाम फुरकान है। पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक सनव्वर राठौड़ हैं। राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा के नाम से ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है। सरकार का कहना है कि कांवड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है। ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना बने और नंगे पैर पवित्र जल ले जा रहे करोड़ों कांवड़ियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत ना हो, इसीलिए दुकान के बाहर नाम लिखने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन यूपी सरकार के इस हलफनामे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रखी। यूपी सरकार के साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी कोर्ट में जवाब देना था, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दोनों राज्यों को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। यह आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेगा, उसी दिन अगली सुनवाई होगी। नेम प्लेट विवाद के साथ अब बात इस खबर की। जी हां, यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी की अंदरूनी सियासत भी गर्म है। यूपी बीजेपी की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर है।
सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को साथ बैठना भी मंजूर नहीं है। केशव ओबीसी नेताओं को साथ जोड़ रहे हैं तो योगी अपने समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीएम की बुलाई बैठक में नहीं गए। संगठन और सरकार की दूरी और बढ़ गई है। यूपी बीजेपी दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी योगी विरोधी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्हें मीटिंग के लिए घर बुलाया था, लेकिन लखनऊ में रहकर भी वो नहीं गए। सीएम योगी ने आज अपने घर पर लखनऊ मंडल के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई थी। कल प्रयागराज की मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। उससे पहले मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं पहुंचे। सीएम योगी अपने घर लंच और डिनर पर विधायकों को बुलाकर उन्हें अपना बनाने में लगे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं। कहा जा रहा है कि पिछड़े और दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन में शिफ्ट कर गया है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण न देने के मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगी दल सीएम योगी को घेरने में लगे। इस बारे में डिप्टी सीएम केशव से लेकर अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल तक चिट्ठी लिख चुकी हैं। बीजेपी के विधायकों ने योगी राज में अफसरों की मनमानी को लेकर आसमान सिर पे उठा रखा है। अब फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है। बीजेपी में इस लड़ाई की शुरुआत सरकार से बड़ा संगठन है वाले ऐलान से हुआ। ये बात कहकर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक दी। उनके घर पर हर दिन बीजेपी के ओबीसी नेताओं का जमावड़ा लगता है। कुछ फोटो बाहर आती हैं तो कुछ दबा दी जाती है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी केशव से मिल चुके हैं। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा भी गर्म है, जिसे बीजेपी ने खारिज किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम बदलने की चर्चा पूरी तरह से गलत है। वैसे कहावत बड़ी पुरानी है, जब भी दो लोग आपस में लड़ते हैं मजा तीसरे को आता है। अखिलेश यादव लगातार बयान देकर बीजेपी के झगड़े को हवा दे रहे हैं। आज तो अखिलेश यादव ने संकेतों में कहा कि कुछ लोग दिल्ली के मोहरे हो गए और दिल्ली का वाईफाई का पासवर्ड मौर्य है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया कि अखिलेश खुद कांग्रेस के मोहरे हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल लें किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। ये सारे विषय पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। हमसे बड़ा हमारा संगठन है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। संगठन बड़ा होता है और संगठन ही सरकार बनाता है। आज मैं विधायक हूं तो संगठन के नाते। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता है, कोई भी चीज ऊपर से चलती है नीचे भी। तो अगर ऊपर एक दो ऑपरेशन हो जाएंगे, मैंने तो ये भी कहा है कि या तो किसी नेता के खिलाफ प्रमाण मिले भ्रष्टाचार का या अधिकारी के खिलाफ मिले तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, उसको तो नौकरी से बर्खास्त करके रासुका रखनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। ज़्यादातर अधिकारी ठीक हैं, क्योंकि अगर ठीक नहीं होते तो हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश आज के जो वादा किया था शांति कैसे दे पाते हैं। लेकिन एक दो अधिकारियों की गलती की वजह से ढेर सारी किरकिरी हो रही है। वैसे आपको इस वक्त का अपडेट दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई है। दोनों के बीच यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खुली हैं तो चर्चा हरियाणा के सीएम की भी कर लेते हैं। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो फिर लौटती नहीं है, और कुछ यही राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हो गया। भाषण देने के चक्कर में उन्होंने वाहवाही के बजाय खुद की फजीयत करवा ली। सीएम सैनी गुरुवार को फतेहाबाद पहुंचे। जनता के सामने वो विपक्ष का बही खाता खोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 साल के काम गिनवाने शुरू किए, लेकिन सीएम ने जो काम गिनवाए उनमें कुछ कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। सीएम जब काम गिनवा रहे थे तो मंच पर बैठे पार्टी के नेता भी
हैरान रह गए। इस भाषण के बाद क्या क्या हुआ ये जानने से पहले आप ये छोटा सा अंश सुन लीजिए। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का बाह्य निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। तो मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो मंच पर बैठे नेताओं ने उन्हें बताया कि उनके स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीएम का यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री ने जिन कामों को गिनवाया उनमें कुछ कांग्रेस सरकार के समय में हुए थे। सीएम ने दरियापुर गांव की फुटबॉल अकेडमी का जिक्र किया। यह अकेडमी अशोक तंवर ने कांग्रेस सांसद रहते बनवाई थी। इसके अलावा फतेहाबाद में मल्टी स्टोरी पार्किंग पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा के समय बनी थी। इसी तरह फतेहाबाद में नई अनाज मंडी और टोहाना में ITI भी कांग्रेस के समय बनी, मगर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे बीजेपी सरकार का काम बता दिया। सीएम के भाषण में गलती की भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत जिला प्रशासन और लोक संपर्क अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जांच के आदेश दे दिए गए। ये कार्रवाई सरकार को गलत सूचना देने के इल्जाम में की गई, मगर इस गलती के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुख्यमंत्री अपना भाषण खुद से तैयार नहीं करते तो फिर लिखता कौन है? सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सचिवालय में 8वीं मंजिल पर भाषण लिखने के लिए अलग से सीएम सेल बना होता है। इसके अलावा फैक्ट रिसर्च और रेफरेंस सेक्शन अलग से होता है। इन दोनों विभागों को बड़े अधिकारी संभालते हैं और इनके अधीन कई कर्मचारी काम करते हैं। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद के DPRO ने जो जानकारी दी थी उसे किसी ने चेक नहीं किया। साथ ही अन्य विभागों से कंफर्म करने की कोशिश भी नहीं की गई और इस चक्कर में मुख्यमंत्री की फजीहत हो गई। हमने आपको लोकल फिक्र दिखाई, हमने आपको ग्लोबल फिक्र दिखाई। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बीते 51 दिनों से फंसी भारतीय मूल की यात्री सुनीता विलियम्स की चिंता बेहद जरूरी है। अमेरिका की नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। कुछ वक्त पहले तक वो पूरे विश्व को भरोसा दिला रही थी कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को सुरक्षित धरती पर वापस ले आया जाएगा। नासा की ओर से लगातार तारीखें दी जा रही थीं, लेकिन अब नासा की ओर से कहा गया है कि सुनीता विलियम्स की वापसी की कोई तारीख उसके पास नहीं है। मतलब ये कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से सकुशल कब लौट पाएंगी, ये खुद नासा को ही नहीं पता। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए नासा पिछले 5 जून से लगातार तारीख पर तारीख देती रही, लेकिन अब सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की नई तारीख क्या होगी, ये खुद नासा भी नहीं बता पा रही। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज हमारे पास वापसी की तारीख के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए अभी हम ऐसा कोई मिशन पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि नासा इतना असहाय कैसे हो गया? बड़े बड़े स्पेस मिशन को अंजाम देने वाला नासा सुनीता विलियम्स और उनके साथी की धरती पर वापसी को लेकर इतना अंधेरे में क्यों है? सुनीता विलियम्स 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन सिर्फ 10 दिनों का था, लेकिन बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खामी आने के बाद वो बीते 51 दिन से स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है। इस दौरान नासा की ओर से सबसे पहले 14 जून की तारीख तय की गई, फिर इसे 26 जून के लिए रीशेड्यूल किया गया और इसके बाद 9 से ज्यादा बार सुनीता विलियम्स की वापसी को टाला जा चुका है। लेकिन अब नासा का कहना है कि वो कोई नई तारीख नहीं दे सकता। ये भरोसा जरूर दिलाया है कि स्पेस क्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्री दोनों वहां सुरक्षित हैं। लेकिन क्या इसके लिए नासा और बोइंग दोनों जिम्मेदार नहीं है? इसी महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी, नासा और बोइंग दोनों 5 जून को स्टार लाइनर की लॉन्चिंग से पहले तकनीकी खामियों के बारे में जानते थे। दोनों को यह बात मालूम थी कि स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक हो रहा है,
नासा ने तब इसे बेहद मामूली समझा और लॉन्च को जारी रखा। लेकिन 25 घंटे की यात्रा करके स्पेसक्राफ्ट जब धरती के ऑर्बिट में पहुंचा तो 4 और हीलियम लीक होने लगे। इस कारण से थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया। यानी साफ है, नासा और बोइंग का कमियों को नजरअंदाज करना सुनीता विलियम्स पर भारी पड़ा। और फिक्र आपकी में अब बात अमीरी और गरीबी के फर्क की। जहां एक तरफ अमेरिका जैसा देश अपने हर फाइटर जेट में करोड़ों रुपए की हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ ऐसे देश भी हैं जहां लोगों के पास 2 वक्त खाने के लिए अनाज नहीं। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे पता चलता है कि दुनिया में अमीरी और गरीबी का फासला काफी बढ़ चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1% सबसे अमीर लोगों की दौलत में करीब 3,514 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। ये रकम दुनिया की आधी आबादी की कुल दौलत से भी 36 गुना ज्यादा है। पिछले 4 दशकों में अमीरों की संपत्ति में हर साल औसतन 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। इतनी संपत्ति जुटाने के बाद भी इन अमीरों पर टैक्स की देनदारी घटी है। ये तो हुई दुनिया भर के अमीरों की बात, लेकिन अब बात विशेष तौर पर भारत की कर लेते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में अमीरी और गरीबी का फर्क ब्रिटिश राज के जमाने से भी ज्यादा बढ़ गया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में अरबपतियों की लिस्ट में 94 नए लोग जुड़े। 2023 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 271 पहुंच गई। 1930 से 1947 के बीच भारत में 1% लोगों के पास देश की कुल 20 से 21% संपत्ति थी। आज की तारीख में यानी 2024 में भारत के 1% लोगों के पास देश की कुल 22.6% संपत्ति है। दुनिया में अमीरी और गरीबी का फर्क दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका जिसने अपने हर फाइटर जेट में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने का फैसला कर लिया है, तो वहीं पाकिस्तान के पास अपने जेट्स की मरम्मत के पैसे तक नहीं है। इसे समझाने के लिए हमने 2 पोस्टर बनाए, अमीर बाइडेन और गरीब शहबाज। अमीर बाइडेन अब अपने फाइटर जेट में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहे हैं, जबकि गरीब शहबाज के पास अपने फाइटर जेट्स की मरम्मत के पैसे नहीं। अमीर बाइडेन अपने हर फाइटर जेट में हाइपरसोनिक मिसाइल माखो लगा रहा है, जबकि गरीब शहबाज के पास F-16 के स्क्रू खरीदने का भी बजट नहीं। अमीर बाइडेन जिस मिसाइल को लगा रहे हैं उसे मल्टी मिशन वेपन कहा जा रहा है, जबकि गरीब शहबाज को तो अभी अमेरिका को $3 लाख से ज्यादा का भुगतान करना है। अमीर बाइडेन हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने बॉम्बर और F-18 सुपर हॉर्नेट में भी लगाने की योजना बना रहे हैं, जबकि गरीब शहबाज का मुल्क पाकिस्तान $124.5 बिलियन के विदेशी कर्ज से जूझ रहा है। अब आपका ध्यान थोड़ा अमेरिकी चुनाव की तरफ भी ले जाते हैं। आखिरकार कई तरह के कयासों के बाद बराक ओबामा ने डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। ओबामा ने कमला हैरिस से फोन कॉल का वीडियो शेयर किया है और इसके साथ ही ओबामा ने कहा है कि उनका और मिशेल ओबामा का कमला हैरिस को फुल सपोर्ट है। कमला हैरिस की बराक ओबामा और मिशेल ओबामा से बातचीत का ये पूरा वीडियो देखिए। Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh, my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? तो एक तरफ कमला हैरिस हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के तेवरों में भी कमी नजर नहीं आई। वो जहां जा रहे हैं कमला हैरिस का नाम लेकर उन पर अटैक कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट बताया है। यानी भले ही बाइडेन मैदान से हट गए हों, लेकिन फिट अनफिट की बहस जारी। If Kamala will lie to you so brazenly about Joe Biden's mental incapacity, then she will lie to you about anything. She can never, ever be trusted. She can't be trusted. And just like crooked Joe Biden, Kamala Harris is unfit to lead. She's unfit to lead.
She'll destroy our country in a year. But this November, the American people are going to tell her, no thanks, Kamala. You've done a terrible job. You've been terrible at everything you've done. You're ultra-liberal, and we don't want you here. We don't want you anywhere. लेकिन अमेरिकी चुनाव में बदले हुए समीकरणों को देखकर लग रहा है कि कमला हैरिस बाजी पलटती हुई नजर आ रही हैं। आखिर ट्रंप के हर वार को कमला ने कैसे हथियार बनाया है, ट्रंप के मुंह से निकले शब्दों पर कमला ने कैसे विजय हासिल की, वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कमला हैरिस को लाफिंग कमला कहा। इसके 2 दिन के अंदर ही डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को अपना सपोर्ट दे दिया। ट्रंप ने कमला हैरिस के लिए कहा कि कमला पागल हैं और इसके बाद 24 घंटे में ही कमला ने 678 करोड़ का फंड जुटा लिया। ट्रंप ने कहा कि कमला गा गा कर बोलती हैं, अजीब हैं। इसके बाद आए सर्वे में कमला हैरिस ट्रंप को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई। और इस बीच कमला हैरिस का बच्चों के साथ एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है और इसमें वो अमेरिका से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जवाब देती नजर आ रही हैं। आपको भी कमला हैरिस का यह इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। How will you keep bad guys from having guns? We can't let people have guns who are not responsible. What do you think the rules should be? You should run a test to see if they're going to be responsible with the guns or not. That is excellent, and that's called background checks. Well, I go to a really awesome public school in Ames, but I know that some public schools across the country are kind of struggling. Could you do anything to help? We need to invest in our public schools because it is people like you, our young, brilliant leaders, thrive and do really well in public schools. Tell me what you're worried about. Global warming and school shootings. Yeah. How are you going to help stop climate change? By 2035, we'll have electric school buses. By 2045, we'll have a clean economy. I think we are so much stronger when we are unified. And so I plan on unifying our country around the things we have in common, that no matter what our race, no matter what our gender, that we all have so much in common. There's a lot of great teachers. How would you try to get them paid more? You just asked a question that teachers around the country are asking. A federal investment in closing the teacher pay gap is it'll be the first time in our nation's history they're not paid as much as they're worth. I want to have a nurse in every public school. I want to have a social worker in every public school. I have a plan to also pay teachers more. Like, I don't like mean people. I don't like Donald Trump. Yeah, me either. और आइए फिक्र आपकी में अब बात रफ्तार से करते हैं। देश दुनिया की टॉप 9 खबरें आपको बताते हैं। सीएम केजरीवाल के घर पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ माता पिता से मुलाकात की। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आई हैं ममता। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज। जूते बनाने वाले से की मुलाकात, खुद भी जूते की सिलाई में आजमाए हाथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस 10 लोगों की समिति बनाई। महाराष्ट्र कांग्रेस से 7 और मुंबई कांग्रेस से 3 नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया। महाराष्ट्र बीजेपी नेता नारायण राणे का बयान, राज्य में बीजेपी को सभी सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही ले फाइनल फैसला। अग्निवीरों को लेकर 2 बीजेपी शासित राज्यों का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में भी पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में दिया जाएगा आरक्षण। नीट का फाइनल रिजल्ट जारी। लगभग 2 से 2,500 हजार तक स्टूडेंट्स की रैंक पीछे हुई। आज के रिजल्ट में 17 टॉपर रह गए। नीट में पहले 61 टॉपर थे। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में खुलासा। सलमान के घर हमले से पहले अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटर्स को दी इंस्पिरेशनल स्पीच। बोला, दोनों इतिहास लिखोगे, डरना नहीं, अपना काम आत्मविश्वास से पूरा करना। मध्य प्रदेश के रायसेन में नाले के तेज बहाव में फंसा ऑटो चालक। लहरों के साथ बहा ऑटो, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर कम होने के बाद नदी ने तेजी से कटान करना शुरू किया। कई घर पानी में समा गए। कटान को देखते हुए लोगों ने घर खाली करना शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और हाँ, पायरेट्स ऑफ वेपन कट कॉपी पेस्ट वाला ड्रैगन, ये देखना मत भूलिएगा ब्रेक के बाद।